बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 मैच प्रोग्रेस में है। 194 रन किए पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पे रजा हेंड्रिक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और जोरजी जो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे उन्होंने भी बरक रफ्तार 33 रन स्कोर किए। इस वक्त पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है। हमेशा की तरह इस मैच का नतीजा बज़ाहिर तो सामने आ चुका है, लेकिन चूंकि क्रिकेट है लास्ट बॉल तक का कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इस मैच के नतीजे का हमें भी इंतजार है और यकीनी तौर पे आप सबको भी इंतजार होगा। लेकिन मजीद मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक साबिक कप्तान ने बोर्ड के सामने शर्त रख दी। जराये मुल्तान सुल्तान्स का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में अदहॉक फैसला साजी और महदूद इंतजामी तजुर्बे पर खदशात का इजहार। ICC ने विमेन वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। सिद्रा अमीन एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चली गयी। भारतीय टीम को हर मामले में खुसूसी रियायत दी जाती है। मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में हाथ हल्का रखने का कहा गया था। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। पहले ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम ने तैयारियों के लिए मीरपुर में तरबियती कैंप का आगाज कर दिया। और पाकिस्तान डेफ ने बांग्लादेश डेफ क्रिकेट टीम को चौथे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और अपने टॉप स्टोरीज में देखा कि किस तरह से क्रिस ब्रॉड ने एक दफ़ा फिर जो है वो ये बात साबित कर दी है कि इंडिया की कितनी डोमिनेंस है। क्योंकि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले लोग ये बात करते हैं तो उस वक्त भारतीय लॉबी और भारत नवाज लोग ये बात करते हैं कि नहीं, इंडिया में क्रिकेट में सब कुछ बेहतर हो रहा है, इंडिया अपने परफॉर्मेंस पे जो है वो जीत रही है, इंडिया के लिए कोई आसान गोइंग नहीं है, कोई स्मूथ उनकी सेलिंग नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे ऐसी आवाज़ें उठती हैं जिससे अंदाज़ा होता रहता है कि इंडिया को कितना एक्सेस दिया जाता है। और यही इस मरतबा क्रिस ब्रॉड ने भी किया कि उनको कहा गया कि भारतीय टीम पे हल्का हाथ रखें। साथ साथ रिजवान के हवाले से आपने न्यूज़ देखी कि रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। यहीं से अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान की जो FM इंडस्ट्री है इसकी इंतहाई मकबूल तरीन स्पोर्ट्स RJ के जो वाहिद में समझता हूँ इस वक्त वो खातून होंगी कि जो इस वक्त रेडियो पे स्पोर्ट्स का शो बड़ी कामयाबी के साथ कर रही हैं। इससे पहले सरकारी रेडियो पे वो स्पोर्ट्स शो करती थी और अब एक निजी चैनल पे स्पोर्ट्स का ना सिर्फ शो कर रही है बल्कि साथ साथ उनका जो अपना यूट्यूब चैनल है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ मकबूलियत, कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ रहा है। हमेशा बड़ा भरपूर तज्जिया करती हैं और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी मसरूफियात से इन्होंने वक्त निकाला हमारे आज के शो के लिए। एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। और हमेशा की तरह आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद तबीयत बहाल हो जाती है। परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की हमेशा से ऐसे ही रहती है, वो परफॉर्मेंस भी ऐसे ही रहती है, मेरा इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही रहता है, हालात भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी बेहतर हो नहीं पाती है। रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से इनकार कर दिया और जो अंदरूनी इतलात आ रही है वो ये आ रही हैं कि रिजवान ने कहा है कि मुझे वजूहात बताए जाएँ कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया। आप समझती हैं कि रिजवान का ये हक है कि उनको ये बात बताई जाएगी उनको कप्तानी से क्यों हटा दिया गया, या आप ये समझती हैं कि वो उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो उसके पाबंद थे कि जो भी PCB फैसला करे उसको वो मनोवन तस्लीम करें? देखें, ये जो प्लेयर है उसको कॉन्फिडेंस में लेना बेहद ज़रूरी होता है। जब कम्युनिकेशन गैप होगा ये चीज़ें होंगी। और PCB की जहाँ तक बात करें, उन्होंने कौन सा फ़ैसला मेरिट के ऊपर किया, या तो कोई ना कि बड़े मेरिट पे फैसले हो रहे हैं। PCB का हाल वो है कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं आ जाता, तो ज़्यादा से बंदरों के हाथ में उस्तरा आ चुका है, उल्टे सीधे फैसले हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को कहाँ आपने एक सीरीज़ के बाद बदल दिया, बाबर आजम को ले आए, अभी शान मसूद को आपने असिस्टेंट इंटरनेशनल डायरेक्टर प्लेयर्स अफेयर बना दिया। सो जब इस तरह के आप फैसले करेंगे, सो जब आगा सलमान रह सकते हैं, शान मसूद रह सकते हैं, तो ये आउट ऑफ द नोवेयर कैसे आ गए शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी के आने पे हमें मसला नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद रिजवान ने ये कहा है तो बिल्कुल ठीक है। आप जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में तो लें।
लेकिन आप नहीं समझते कि तमाम तर मामलात जो है वो बंद कमरे में हल हो जाने चाहिए, रादर देन से कि मीडिया में आके इस पर बात की जाए कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं करूंगा, मुझे वजूहत बताई जाए। और दूसरी तरफ हम पीसीबी को भी कहेंगे कि पीसीबी को भी जो है अगर आपने लगाया है किसी को तो क्यों लगा रहे हैं, और अगर हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं। ये तमाम तर मामला बंद कमरे में हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या ही अच्छा हो जाए, लेकिन प्लेयर्स पावर आपको पता है हमेशा से रही है। दोस्ती यारी गैंग की हम बात करते रहे हैं, इससे पहले हम वसीम अकरम या इंजमामुल हक के टाइम में जाएं या वक़ार यूनुस के टाइम में जाएं, तब मतलब प्लेयर पावर पाकिस्तान में हमेशा रही है। सो अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है और मोहम्मद रिजवान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने से बना कर दिया है। इस साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा इस मैच को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान हमेशा की तरह एक मरतबा फिर स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। और जब आप इस मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुनेंगे कप्तान सलमान आगा से, तो उनका स्क्रिप्ट क्या होगा वो सलमान आगा तो बाद में बताएंगे, अली सलमान पहले बता देता है कि हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी, हम 10 से 15 रन शॉर्ट रहे और हम कोशिश करेंगे कि अपनी गलतियों से सबक सीखें। यही सबक हम दोबारा सुनने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि 8 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ मैच की इस तरह है कि पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 194 रन किए और अब पाकिस्तान के 123 रन के स्कोर पर पहुंचते पहुंचते 8 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन ने। शो में इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। वालेकुम सलाम। मुश्तबा, इस वक्त मैच जारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा क्योंकि आप इस वक्त मीडिया बॉक्स में मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एन से मैंने इनका इनपुट लिया रिजवान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत ना करने के हवाले से। आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है कि क्या यह हकीकत है कि रिजवान इस बात की वजह से जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने से इनकारी है कि उनको कैप्टनसी से हटाया गया और वो वजूहात जानना चाहते हैं, या कोई और दरूने खाना कहानी है? देखिए, रिजवान का जो अपना मौकफ है बिल्कुल एक जगह दुरुस्त है कि आपने सलमान अली आगा को बतौर कप्तान खिला रहे हैं। क्या सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस देख ले, इससे कहीं बेहतर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी थी, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अपनी बतौर प्लेयर भी बड़ी बेहतर थी इससे, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान जो है आज वो टीम में जगह बनाने से कासिर है, जबकि सलमान अली आगा जो है वो बतौर कप्तान खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रिजवान ने इस बात की तस्दीक मांगी है कि आखिर मुझे टीम में क्यों नहीं खिला रहे, आखिर मुझे क्यों निकाला। यहाँ पर हमने क्रिकेट में भी अब देखने को नजर आ रहा है कि रिजवान ने वजह मांग ली है अपने उनसे कि मैं तब साइन करूंगा जब मुझे बताया जाएगा। आखिर वजह क्या बनी कि मुझे टीम में नहीं रखा जा रहा। बतौर ओडीआई पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अभी एज अ प्लेयर खेलेंगे, लेकिन कप्तानी वहां से ले ली गई। फिर T20 में उनकी जगह नहीं बन रही। टेस्ट टीम में उनकी जगह है, लेकिन देखते हैं वो भी कब तक है। अभी तक तो टेस्ट टीम का हिस्सा है, लेकिन आगे जाके देखना होगा कि क्या वो टेस्ट टीम में अपनी जगह बना पाएंगे या वहां पे भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो वो बिल्कुल दुरुस्त खबर है, इसमें कोई झूठ या दूसरी दो राय नहीं है कि रिजवान ने जो है अपनी टीम में ना होने की वजह मांग ली है। बिल्कुल ठीक है। और इसी दौरान जब मुश्तबा गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान की 9वीं विकेट भी गिर चुकी है। एंड अब थोड़ा सा मैच की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस में लोग ये कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस में भरपूर कंसिस्टेंसी है, क्योंकि तवातुर के साथ अब मैच जो है वो एक ही अंदाज से हारते चले जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि जहाँ पे जो पहला T20 मैच खेलने वाले जोरजी जो है वो 33 रन स्कोर करते हैं, वहीं पे हम देखते हैं रजा हेंड्रिक जो है वो बड़ी बरक रफ्तार निफ्ट सेंचुरी स्कोर करते हैं, वहीं पे बाबर आजम को बड़े कर्रो फर के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ एक्सपेक्टेशन के साथ आया गया, वो कोई रन नहीं बना सके। जहां 6 ओवर में इब्तिदाई पावर प्ले में 74 रन थे साउथ अफ्रीका के, 1 आउट था, हमारे 34 पे हमारे 2 आउट हो गए, वहीं से मैच हमारे हाथ से फिसलता और निकलता नजर आया। क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, बड़े अच्छे से आपने समअप कर दिया मैच को। और देखें, रिजल्ट ये आते हैं कि गलतियां वहीं बार बार दोहराई जाती हैं। मसला टीम पाकिस्तान में ये है कि एक खिलाड़ी जब बाहर जाता है तो वो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वापस आता है, चाहे वो नसीम शाह हैं, चाहे वो बाबर आजम हैं, XYZ जो भी प्लेयर्स हैं। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन जो हैं रेज होते हैं। और आपने भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की बड़ी तारीफ की। सो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहे थे तो आपने बॉलिंग भी पाकिस्तान की देखी होगी। आपने देखा होगा कि नसीम शाह शुरू में कितना स्ट्रगल कर रहे थे, या इब्रार शुरू में किस तरह की गेंदें करवा रहे थे। देखिए, स्लो विकेट थी ये, और हमारे बॉलर्स का ये हाल था कि वो डर के पीछे गेंदें डाल रहे थे कि हम आगे डालेंगे तो ये शॉट्स लगा देंगे। मतलब आप
इतने डरे हुए हैं तो आप T20 खेल कैसे रहे हैं? T20 बहादुरों का गेम है। यहाँ पे गेम अवेयरनेस के साथ आपको करेज भी चाहिए। सिर्फ चौके छक्के लगाने के लिए करेज नहीं चाहिए, मसल नहीं चाहिए, आपको अक्ल भी चाहिए है, दिमाग भी चाहिए है, जो कि मेरे ख्याल से हमारी जो टीम पाकिस्तान है उससे बिल्कुल फारिग होती जा रही है। मुस्तफा, आप तो स्टेडियम में मौजूद हैं, जो आपके प्रेस के साथी हैं जो मीडिया बॉक्स में, उनका क्या कहना है पाकिस्तान की मुसलसल पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से? अगर अभी पब्लिक से बात हुई हो तो उनका भी इस हवाले से क्या कहना है? किस हद तक लोग मायूस हैं? क्योंकि हमने कुछ शॉट्स देखे हैं कि जहां पे लोगों ने अब ग्राउंड से जाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जैसे ही बाबर आजम आउट है तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया कि लोग जो है यहाँ पे बाबर आजम को देखने आए थे, उनका कमबैक देखने आए थे, लेकिन बाबर आजम ने एज ऑलवेज एक मतलब फिर अपने फैंस को मायूस किया। अपनी परफॉर्मेंस से T20 में बड़े अरसे से जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन जब जगह बनाई तो वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी जगह हम बात करते हैं हमारे जो मीडिया के बाकी नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन किया जाए अगर साउथ अफ्रीका के, तो साउथ अफ्रीका के पावर प्ले में तकरीबन 84 रन से उनका एक खिलाड़ी आउट था और पाकिस्तान वहीं पे मैच हार गया था, जब पाकिस्तान के पावर प्ले में 6 ओवर में महज 35 रन से और उसकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। तो ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है पाकिस्तान टीम के लिए, बैटिंग लाइनअप के लिए, कि सलमान अली आगा बतौर कप्तान मुसलसल नाकाम चल रहे हैं। तकरीबन 7-8 गेंदें खेलकर आज भी 2 रन बनाए। इससे पहले पूरा एशिया कप में उनका डबल फिगर रन तक जाना एक माहौल बन गया था। इसके अलावा अगर उनकी अपनी कप्तानी की बात करें तो काफी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास कि अभी तक वो बतौर कप्तान भी खेले, बतौर प्लेयर भी खेले। अगर बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे कि बाबर आजम ने एक दफा फिर मायूस किया, वो कोई रन बनाए बगैर आउट हुए, किस परफॉर्मेंस पे वो टीम में वापस आए ये भी नहीं पता, और आज भी कोई स्कोर नहीं किया उन्होंने। देखिए, बाबर आजम ठीक है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें नो डाउट, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का एक टाइम होता है। अच्छा पीरियड था जब उनका वो गुजर चुके हैं। अब बाबर आजम वापस आए हैं, वापस अपनी उसी तरह 0 पे आउट हो रहे हैं, और एक मतलब फिर जो इनके जो फैंस थे वो यही कहेंगे कि पहला मैच था, कमबैक कर रहे थे, आगे भी 2 मैच पड़े हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन बाबर आजम की टेक्निक देखें अगर आज भी, तो आते साथ ही पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल पे आउट हो गए तो 0 रन बनाए। फैंस जो है बड़ी उम्मीद लेके आए थे। आज पूरा मैच एक तरफ और लोग यही समझते हैं कि बाबर आजम वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच आज, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं तमाशाइयों से, शायकीन क्रिकेट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम जी मैच देखना है तो सिर्फ बाबर आजम, जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ तो हमने देखा कि लोग जो है वो जाना शुरू हो गए थे। तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक बाबर आजम ही खेलता है या और भी कोई प्लेयर है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाबर आजम से उम्मीदें थी लोगों को, उसने भी आज मायूस किया, और एक ऐसा कमबैक जो किसी भी प्लेयर के लिए अच्छा साबित नहीं होता, और बाबर आजम ने एक मतलब फिर ऐसा कमबैक किया। और बाबर आजम कमबैक अच्छा नहीं हो चुका। और अभी जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं नासिर मुस्तफ़ा, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो नासिर ने ये बताया कि जनाब ये पिंक जो अक्टूबर है कि इसको अक्टूबर के नाम से भी इसका जो है वो तस्करा इसका किया जा रहा है, क्योंकि केन विलियमसन की वापसी हुई है, विराट कोहली, ये दोनों भी डक पर आउट हुए और बाबर आजम भी जो है वो डक पर आउट हो गए। तो ये अच्छा नहीं जा रही है पाकिस्तान। ये 3 जो स्टार बैट्समैन है मौजूदा एरा के, और तीनों का कमबैक जो है वो 0 पे ही शुरू हुआ है। अब देखिए, फिर मैं लेता हूं, मुस्तफा आपसे लेता हूं, एन से जरा ले लूं जी। एन, कहाँ पे आप केन विलियमसन और कोहली को बाबर आजम से मिला रहे हैं? तो बाबर एक ही आजम सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, तीनों डक पर आउट हुए। देखें, ये जो दोनों हैं अपनी स्किल की बुनियाद पे खेल रहे हैं। बाबर आजम के साथ तो वैसे ही ज्यादती हुई है। बाबर आजम के साथ तो मेरे ख्याल से लॉबी है जो काम कर रही है कि वो किसी तरह नाकाम हो जाएं, और वो सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये है कि उनका T20 में कमबैक करवा देना। यानी अभी उस बंदे की फॉर्म नहीं है, उसने कहीं परफॉर्म नहीं किया। अभी टेस्ट में आप देख लें वो क्या करके आए हैं, और आप उसका T20 के अंदर कमबैक करवा रहे हैं। तो उससे पाकिस्तान जीत गया। कितने रन से पाकिस्तान जीता? So the thing is that 50 उनके थे उसमें। So the thing is that कि जब बाबर आजम खड़े हुए हैं उनसे रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कुगीसु रबादा हैं वो 70+ आगे बना रहे हैं, केशव महाराज रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। सो बाबर आजम के साथ मैं कहती हूँ कि उससे ज़्यादा ना, बाबर आजम से ज़्यादा जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, ख़ासतौर पे पीसीबी जो बोर्ड है ना, वो बगैर सर और पैर का जो है वो बोर्ड है, उनका कसूर है कि बाबर आजम का उनने डेब्यू, मतलब नॉट द डेब्यू, कमबैक करवाया। और आप देख लें ये नतीजा सबके सामने, क्योंकि जो टीम है ना वो पहले ही आगा सलमान का बोझ उठाए हुए है। वो T20 प्लेयर मतलब वो नहीं है। आपने उनको जब कैप्टन बनाया तब उनका डेब्यू हुआ T20 का, और ऐसे में आप बाबर आजम को भी लेके आ गए, तो 2-2 बोझ टीम कहाँ बर्दाश्त करेगी। अच्छा मुस्तफा, ये बताएगा कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो उस पर टॉस के
पाकिस्तान ने पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया। आपके ख्याल में फैसला सही था? क्योंकि 194 रन किए और हालांकि शुरू में जो अगर आप पहला ओवर देखते हैं, इब्तिदाई ओवर देखते हैं, शाहीन ने डीकॉक को परेशान भी किया, ज़्यादा आसानी के साथ खेलने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा, इस तरह भी एन भी बात कर रही है, हम सब ने भी देखा कि नसीम को किस तरह से स्ट्रोक्स खेले गए और आज़ादाना फिर रन स्कोर किए गए। अली सलमान, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान टीम का 10वां खिलाड़ी भी आउट हो गया, पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉस की, तो पाकिस्तान टीम के कप्तान ने टॉस जीता और एज डिसाइडेड जो होता है यहाँ पे पिंडी में यही होता है, ज्यादा देखा जाता है कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करती है। लेकिन सलमान अली आगा ने आज शायद इस बात का फायदा उठाना चाहा कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे पहले T20 मैच नहीं खेला काफी अरसे से, तो पहले उनको जल्दी आउट करके पाकिस्तान टीम चेज की तरफ जाएगा। तो ये उल्टा आज पाकिस्तान देखा कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया। जब 6 ओवरों में उन्होंने तकरीबन 85 रन बना लिए थे, एक वक्त में ऐसा लगता है कि वो 250 के आसपास जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रेडिट, जहां पाकिस्तान की बुरी बॉलिंग है वहां पे ज्यादा क्रेडिट साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को जाता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से आके पाकिस्तान जैसे कंडीशंस में आके, एशियन कंडीशंस में अपने आप को फौरन एडजस्ट किया। टेस्ट मैच से एक दफा फिर वापस आए T20 की तरफ, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे सीखने का काफी मौका था कि कैसे साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बाहर से मुल्क के दूसरे मुल्क से आके अपनी होम ग्राउंड की टीम को यहाँ पे आके शिकस्त दी। और देखा जाए तो पाकिस्तान के काफी मैचेस यहाँ पे PSL के मैचेस होते हैं, तो पाकिस्तान के तकरीबन सारे प्लेयर यहाँ पे इस ग्राउंड में खेलते आए हैं काफी अरसे से। उस्मान खान ने यहीं पे सेंचुरी बनाई थी, इसके अलावा शाहीन ने काफी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग की, पहले लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हुए, नसीम शाह यहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ से खेल चुके हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए होम ग्राउंड, तो होम ग्राउंड पे अगर आप एडवांटेज नहीं लेते पिचेस का और कंडीशंस का, तो मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान टीम कहाँ ये एडवांटेज लेगी। क्योंकि पहले अगर पाकिस्तान टॉस आपकी कोई बात हुई है पीसीबी के किसी ऑफिशियल से, वहां में मीडिया के भी लोग मौजूद होंगे, कोई बात हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है और उसको जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए पीसीबी कोशिशें क्या कर रहा है? क्योंकि मीडिया में बयानबाजी तो होती है सर्जरी के हवाले से, पोस्टमार्टम के हवाले से, अमली तौर पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अजीब और गरीब डिसीजन नजर आते हैं, जिस तरह अभी हमने शान मसूद का डिसीजन देखा कि जो एक्टिंग जो कैप्टन, जो करंट कैप्टन है, उसको आपने कंसल्टेंट इंटरनेशनल जो है वो उस पर रख दिया, क्रिकेट पर रख दिया है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त किसी भी एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त सिर्फ समझ आ रहा है तो पीसीबी चेयरमैन को समझ आ रहा है, और आकिब जावेद की ये बात समझा सकते हैं कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि शान मसूद को पहले बना दिया गया, उसके अलावा बतौर वो कप्तान एक अपना ओहदा भी रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया। एन उस वक्त जब पाकिस्तान टीम एक टेस्ट मैच खेल रहा था, मोहम्मद रिजवान उसमें मैच में खेल रहे थे, शाहीन अफरीदी दूसरी तरफ खेल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि पहले T20 सीरीज होनी थी, लेकिन आपने दौरान टेस्ट मैच के दौरान वनडे का कप्तान चेंज कर दिया। फिर आपने बाबर आजम को T20 में कमबैक करा दिया और रिजवान को नहीं कराया। आखिर क्या वजह बनी कि रिजवान को नहीं कराया और बाबर आजम को करा दिया? हालांकि एशिया कप की पूरी टीम अगर आप उठा के देख लें तो सलमान अली आगा की बतौर प्लेयर भी जगह नहीं बनती, लेकिन उनको कप्तान बदसूर रखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रही। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से जब बात हुई, मैंने उनसे मुसलसल ही सवाल किया कि बांग्लादेश में आप गए, आप वहां पे फ्लॉप हुए, फिर आप एशिया कप में गए, आप वहां पे फ्लॉप हुए, तो आप बतौर प्लेयर क्या कर रहे हैं? बतौर कैप्टन तो आप खेल है, लेकिन बतौर प्लेयर आपकी क्या परफॉर्मेंस है? जिसमें सलमान अली आगा ने कहा कि मेरा तमाम तर फोकस जो है वो कप्तानी की तरफ है और मेरी अपनी बैटिंग जो है उसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। लेकिन ये बेहतरी मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि सलमान अली आगा कप्तानी में बेहतरी आ रही है और ना ही उनकी अपनी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। लेकिन ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस नजर आ रही है मोहसिन नकवी साहब को या जो हमारे दीगर मैनेजमेंट में है लोग, उनको कौन सी कप्तानी में ऐसी कोई खास चीज नजर आ रही है? एक तरफ शान मसूद है, दूसरी तरफ सलमान अली आगा है, तीसरी तरफ आप शाहीन अफरीदी को ले आए हैं। तो समझ से बिल्कुल बालातर है किसी भी एक्सपर्ट। आपको क्या नजर आ रहा है? कोई स्पार्क नजर आ रहा है? क्योंकि दिन ब दिन अब मैं भी इस हवाले से बहुत बात करता हूं, लेकिन दिन ब दिन कुछ मायूसी सी होती जा रही है इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी और कैप्टनसी के हवाले से भी। स्पार्क किस चीज में? नहीं, पहले जिस तरह उन्होंने आगाज किया था, कुछ मैचेस में अच्छी कप्तानी भी की उन्होंने, लेकिन अब दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की जानिब उनकी परफॉर्मेंस भी जा रही है और साथ साथ उनकी कैप्टनसी की जो स्किल्स हैं वो भी जा रही है। देखिए, आगा सलमान की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो आगा सलमान, मैंने पहले ही कहा है कि वो मतलब क्या परफॉर्म करके आए थे। PSL में परफॉर्म किया था उन्होंने। सो PSL की बुनियाद पे आपने उनको T20 का कैप्टन बना दिया, साथ ही उनका डेब्यू हुआ। और आप देखिए, शाहीन को ODI का कैप्टन बनाया गया है, जबकि PSL में वो एक बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं। लाहौर कलंदर्स की जानिब से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। सो बजाय ये कि शाहीन शाह अफरीदी T20 के कैप्टन होते और ODI के मोहम्मद
मोहम्मद रिजवान ही रहते या आगा सलमान को आप बना देते, जो भी, सो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। क्योंकि ये आप कह रहे हैं ना पीसीबी की बात कर रहे हैं, तो पीसीबी में ढंग के फैसले कौन करेगा? मोहसिन नकवी करेंगे कि जिनके पास टाइम ही नहीं है, बिलाल अफजल करेंगे जो कि खुद पंजाब हुकूमत से उठ के आए हुए हैं, या वो जो एम्पायर हैं हमारे वो करेंगे, या आकिब जावेद करेंगे। मतलब कौन इतनी, ये जो बावली हांडी है ना, जब इतने ज़्यादा लोग हो ना तो फिर इसी तरह का रिजल्ट सामने आता है। और इनमें से कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है पीसीबी के अंदर जो कि कंपैटिबल हो और कि जिसे हम कहें हाँ ये देखें कि मेरिट पे आया बंदा, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। आप देखिए शान मसूद की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब एक बड़ी अच्छी रिवायत है पीसीबी के अंदर, भाई आपने अगर तरक्की करनी है आप फेल हो जाओ, आपने आगे आना है फेल हो जाओ। शान मसूद मुसलसल एज ए कैप्टन नाकाम हो रहे हैं, वो आपने उनको क्या किया, आपने उनको रिवॉर्ड किया और आपने उनको एक वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड प्लेयर अफेयर्स बना दिया। इसी तरह आप वो देख लें आगा सलमान को भी नवाज दिया गया, मतलब आप वहाब रियाज को आप वो देख लें, अजहर महमूद आपकी मिसाल आपके सामने असिस्टेंट कोच थे ना जब पाकिस्तान ने टेस्ट रैंकिंग के अंदर बहुत बड़ी मिसाल नीचे आए। हैसन किस बेस पर है जी, तो फिर ये वो उनको आपने नवाज के हेड कोच बना दिया। चले जी, तो इतना पीसीबी में तो भाई नवाजना है, सबको नवाजना है। और साथ साथ एन ने कहा कि बावली हांडी बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारे दोस्त हैं वो ये बात जानते हैं कि हांडी बावली नहीं होती, बावली तो कुछ और होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, जहां पाकिस्तान को बड़ी आसानी के साथ इस पहले T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ मुश्तबा मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त वीडियो लिंक पे, एन उज़ैर मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज टॉप स्टोरीज में हमने बात की क्रिस ब्रॉड के उस स्टेटमेंट के हवाले से जो बतौर मैच रेफरी उन्होंने दिया कि इंडिया के लिए को खास इंस्ट्रक्शन होती है कि उस पर हल्का हाथ रखा जाए। एन पहले आपसे, उसके बाद फिर मैं जरा मुश्तबा से लेता हूँ कि हमेशा से हम बात करते हैं कि इंडिया को एक स्मूथ सेलिंग दी जाती है, और हमने देखा भी क्रिस ब्रॉड ने भी इस हवाले से जो है वो लबकुशाई की है। अच्छा, एक हमारे प्रोड्यूसर हैं नकी मुस्तफ़ा, उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने आरिफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो बीसीसीआई है ना वो आईसीसी का लेटर बॉक्स बन चुका है। सो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि माइट इज़ राइट की कहानी है। लेकिन ये जो मैच रेफरी हैं इन्होंने जो बात की है, आप देखिए इन्होंने भी रिटायर होने के बाद ये बात की है। मतलब पहले वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और जब लाइक यू हैव नथिंग टू डू, अब आपने और क्या करना है, तो अब आप इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। सो बहरहाल इंडिया का इन्फ्लुएंस है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि उठनी भी चाहिए है, क्योंकि क्रिकेट जो है ना उसको नुकसान पहुंच रहा है इस चीज। मुस्तफा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ब्रॉड का स्टेटमेंट आया है। देखिए मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले रिटायरमेंट से पहले अगर ये बात की जाती तो ज्यादा अच्छा लगता हमें भी बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट के लवर्स के, क्योंकि जब ये बात हुई थी आप उस वक्त बोलते तो ज्यादा, लेकिन बोल नहीं सकते अच्छा, ना, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट लगता है मैच रेफरीज पे, मैच ऑफिशियल्स पे। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश कई ऐसे प्लेयर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनका आईपीएल अब उनको खेलना दूर किनार हो चुका है, हमकिनार हो चुका है। तो अब चले दे रहा है, दुरुस्त है, बोला है उनके मैच रेफरी ने, चले किसी हद तक ठीक है इस बात को कि अब लबकुशाई की है उन्होंने और बोल देना चाहिए था। ऐसे और कई ऐसे मैच रेफरी होंगे, अंपायर्स इवन होंगे, कई अंपायर से हमने सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जी पहली बॉल पे आउट या पहली दफा आउट ना देने पे भी हमें कहा जाता था कि हमें गिफ्ट दिए जाते थे। पहले भी एक रिकॉर्ड में आई है ये बात। तो भारत की ये चलती आ रही है, अभी से नहीं है, काफी अरसे से हम देखते हैं कि भारत जो है वो क्रिकेट पे काफी बुरी तरह इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाल में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वाकया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स टीम के साथ वाकया हुआ, उसके बावजूद उनके जो वजीर है उन्होंने फिर भी एक मरतबा अपनी मैनेजमेंट को गलत कहने की बजाय ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को गलत कहा, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया का अभी तक या ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। तो क्रिकेट पे जो हुक्मरानी है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई की है, इसमें आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आईसीसी इज वेरी मच इक्वल टू बीसीसीआई, इसमें कोई शक नहीं हमें। और जो भी फैसला होता है वो पहले बीसीसीआई से होता है और उसके बाद जाके आईसीसी में डिसाइड होता है या उसको फाइनल किया जाता है। तो हमें इस बात को बिल्कुल एग्री कर लेना चाहिए कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जरूर है। और इसकी सबसे बड़ी बात जो पहले नया खानों में पोशीदा थी, अब ये बात जो है आया होना शुरू हो चुकी है और अब ज़बान ज़द आम बन चुकी है कि कितना इन्फ्लुएंस बीसीसीआई का हो चुका है। अच्छा मुस्तफा, आपको एक एडवांटेज हासिल है कि आप रावलपिंडी में भी रहते हैं, साथ साथ आप श्रीलंका में भी आपने पाकिस्तान वीमेन टीम के साथ उस पूरे वर्ल्ड कप को आपने कवर किया है। ये मोहम्मद वसीम के हवाले से बताइएगा, क्या अब पीसीबी के सेटअप में कोई कारपेंटर इनके लिए कोई नई कुर्सी बना रहा है? क्योंकि पुरानी तमाम तो कुर्सियों पर ये बैठ चुके हैं, अब कोई नई कुर्सी इनके लिए तैयार की जा रही है?
देखिए अब क्योंकि पाकिस्तान टीम की जैसे आज पिंक जर्सी पहन के पाकिस्तान ने वुमेन्स वाली परफॉर्मेंस दी है, सेम इसी तरह पाकिस्तान वुमेन्स की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि अब उनका मजीद वहां पे रहना बनता नहीं था। तो अब जैसे आकिब जावेद है, एक जगह उधर से उठा के दूसरा उधर दे दिया जाता है, फिर एक नया उधर क्रिएट कर दिया जाता है, तो अब कहीं ना कोई नया उधर क्रिएट किया जाएगा मोहम्मद वसीम के लिए, क्योंकि इन्होंने रहना तो पीसीबी के साथ ही है, चाहे वो हेड कोच में रहे या कोई और उहदा आ जाए। अभी खबर यही है कि इनको हेड कोच के ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस गंदी है इसलिए इनको कोई बेहतर ओहदा दिया जाएगा। शायद ये वो टीम डिजर्व नहीं करते, पाकिस्तान वुमेन्स टीम में खराबी है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही है। यही मैं कह रहा हूं, हर रोल में तो इनको देख लिया, आपको कहीं लगता है कि डिजर्व करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो शायद इस तरह का कोई डिजर्व नहीं करती, उनको कोई इससे मुनासिब कोच चाहिए। आपने देखा क्या हाई लेवल के क्योंकि आपने देखा क्या, क्योंकि मैं बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं, जब ये नॉर्दर्न के कोच थे, प्लेयर इनके पास जाते हुए बात करने से घबराते थे। उसके बाद जब ये पीटीवी के कोच रहे, इन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है वो हसन रजा को हटा दिया, सईद बिन नासिर को घर वापस भेज दिया, और फिर जो इन्हीं के टीम के जो लोग बताते थे ये बताते थे, और मैंने खुद भी देखा कि ये पवेलियन में बैठे रहते थे, रंग काला होने के डर से ग्राउंड में नहीं उतरते थे, प्लेयर इनसे बात नहीं कर पाते थे सही से। आपने वहां पे क्या देखा कि ऐसे ही तमाम तर माहौल था? बिल्कुल, जब श्रीलंका में थे वर्ल्ड कप के दौरान, तो वहां से मेरी कुछ प्लेयर्स से ऑफ द कैमरा बात हुई, तो प्लेयर्स इस बात में हिचकिचाते थे इनसे जाके पूछने में या इनसे जाके गुफ्तगू करने में हिचकिचाते थे, क्योंकि इनका जो रवैया था बाकी प्लेयर्स के साथ वो काफी सख्त और तल्ख होता था। इस बात की तस्दीक मैंने वहां पे जब ट्रेनिंग सेशन में देखा कि वो एक साइड पे खड़े होते थे और कोई प्लेयर इनके सामने आके बोलना नहीं चाह रहा था, कोई भी प्लेयर उनके आगे सामने पूछना नहीं चाह रहा था कि कहीं गुस्सा ना कर जाए, कोई डांट ना दे या टीम से ना आउट कर दिया जाए। तो ये चीज बिल्कुल वाजे है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद वसीम का जो अपना एक लहजा है वो थोड़ा सा तल्ख जरूर है, बतौर फीमेल क्रिकेट के साथ भी कोई ज्यादा अच्छा लहजा नहीं था, और इनके इस तरह के लहजे को किसी भी हद तक कोच नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोच का काम है आपको सिखाना, खिलाड़ियों के साथ फ्रेंडली होकर सिखाना। आपको लगता है कि हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम देखते हैं कि जो नाअहल होता है, नाकारा होता है, वो लोगों से अपने डिस्टेंस कर लेता है ताकि लोग उसके करीब आए नहीं, काम की बात ना कर सकें, इतना डिस्टेंस करता है। आपको लगता है वसीम का भी ऐसे ही केस है? इस तरह भी मुस्तफा ने तो ग्राउंड में देखा, पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किया है और इन्होंने देखा, और डोमेस्टिक का मैं बता रहा हूं कि किस तरह से प्लेयर से बात करते हुए कतराते थे। आपको लगता था कि राइट चॉइस है? क्योंकि शायद मैं वाहिद ही एंकर था उस वक्त जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी कि मोहम्मद वसीम का विमेन टीम में होना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनका माजी रहा है, जिस तरह से खिड़कियों से कूद के इन्होंने जान और इज्जत बचाई है, तो विमेन टीम के साथ इनको लगाने का फैसला दुरुस्त नहीं है। देखिए, अब ये जो नकारा इंसान है, बड़ी बातें यहाँ पे हो रही हैं, आप कर रहे हैं, मुश्तबा कर रहे हैं, आप दोनों को ये दिखाई दे रही हैं। सो क्या पीसीबी में किसी को ये दिखाई नहीं दे रही हैं? ये जो नकारा इंसान है, इसको कौन लेके आया पीसीबी में? सो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल और दे आर द रिस्पॉन्सिबल कि आप बारहा गलत फैसले क्यों करते जा रहे हैं। लाइक ये इतना क्यों ऑब्वियस है कि दोबारा से उनको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका सारे का जो सारा निज़ाम है ना, वो ही स्टिंकी है, और इसी वजह से जो विमेंस है, आप देखें जो हमारी विमेंस की टीम है ना, उनके फिटनेस का लेवल आप चेक करें क्या है, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रही हैं। यहाँ पे तो चाहे मोहम्मद वसीम ये आ जाएं या यहाँ पे अरूज मुमताज़ आ जाएं, सोफी डिवाइन आ जाएं, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेसिकली प्रोसीजर होता है ना टीम्स बनाने का, हमारे यहाँ वो है ही नहीं। वही सही नहीं। आखिरी मेरा सवाल है कि बॉलिंग, आपको लगता है जो बॉलिंग जो स्टाफ था, जुनैद खान और ताहिर खान, ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्या इनको भी तब्दील किया जा रहा है? इनकी तब्दीली की भी बाज़गश्त है, क्योंकि आपने खुद वहां देखा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है। देखिए, जुनैद खान जो है वो टीम से मेहनत करते नजर आए, हमने जब ट्रेनिंग सेशन में देखा। ताहिर खान का भी हमने देखा है, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बिल्कुल मेहनत करते नजर आए। दोनों कोचेज वहाँ पे खुद ग्राउंड में मौजूद होते थे, और हर बॉल के साथ मैंने खुद देखा कि वो हर बॉलर को बता रहे थे कि आपने ये बॉल करनी है, ये नहीं करनी, ऐसे लाइन रखें, इस लेंथ पे बॉल करें। और ये चीज आपने देखी, ऑस्ट्रेलिया को हमने 76 रन पे 7 आउट किए, फिर इंग्लैंड को हमने 130 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया था। बॉलिंग में हमारी बहुत बेहतरी है, इंडिया को भी हमने कर दिया था, वो तो उनके विकेट कीपर इंडिया को भी एक वक्त हमने टफ टाइम दिया था। बॉलिंग में हमने तकरीबन सब टीमों को हमने टफ टाइम दिया था वर्ल्ड कप में, लेकिन जो हमारी चीज नाकाम थी वो थी बैटिंग। किसी भी मैच में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था, हमने पूरे टूर्नामेंट में 200 रन नहीं किए, 7 मैच हमने खेले, किसी एक मैच में हमने 200 रन नहीं किए। तो ऐसी क्या टीम, इस टीम से क्या परफॉर्म करेंगे जहाँ 300 साढ़े 300 रन टीमें बना रही है, वहां पे पाकिस्तान की पूरी टीम मिलकर 200 नहीं बना पा रही, 200 रन नहीं बना पा रही पाकिस्तान की पूरी टीम। थैंक यू सो मच मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच एनुस ज़हरा, आपने आज के शो के लिए हमें ज्वाइन किया। आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।